वेलकम लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल संभव यस वी कैन। हमारा ये जो चैनल है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जितने भी हमारे यूपी के, यूपीएससी के, एनटीए के, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, इन सारे एग्जामिनेशंस की स्टेप बाय स्टेप जो है हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। इसमें बेसिकली यूपीपीसीएस मेंस के लिए सोशियोलॉजी, एनटीए के लिए सोशियोलॉजी, इसके साथ सोशियोलॉजी ये शालिनी मैम के द्वारा लिया जाएगा और साथ ही साथ इस चैनल पर इकोनॉमिक्स और जीएस के अदर सब्जेक्ट्स को मैं कवर अप कराऊंगा। ठीक है, तो जो हमारी आज की क्लास है, आज की क्लास के बारे में हम लोग बात कर लें तो हमारी आज की क्लास है जो यूपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ रही है, इसके लिए हम लोग इकोनॉमिक्स का, इसके पहले एक बेसिक इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्टरी लेसन ले चुके हैं। मैं यानी कि हेमंत कुमार मिश्रा के द्वारा आज नेशनल इनकम के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो क्या है नेशनल इनकम? नेशनल इनकम जिसको कि आप हिंदी में राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रश्न ये उठ जाता है कि पूरे राष्ट्र की आय क्या है। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ अ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी समय में अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य आप राष्ट्रीय आय के रूप में कहते हैं। अब ये जो हमारा राष्ट्रीय आय है, इस राष्ट्रीय आय को आप वेरियस पैरामीटर्स से नापते हैं, जिसमें से सबसे पहला पैरामीटर आ जाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद आ जाता है आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसके बाद आ जाता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसके अलावा आप जीडीआई, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम, और एनएनआई, नेट नेशनल इनकम के माध्यम से भी राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं। और इसके अलावा जीडीई यानी ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, जीएनई ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, और एनएनआई यानी नेट नेशनल इनकम के माध्यम से भी आप नेट नेशनल एक्सपेंडिचर के माध्यम से भी आप गणनाएं करते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। यहाँ पर बात यह है कि जो हमारी पहली लाइन दिखी हुई है ये है जब आप उत्पाद विधि या प्रोडक्ट मेथड से अपनी गणना करते हैं। एनएनआई क्या है? जब आप आय विधि या इनकम विधि से अपनी गणना करते हैं तो इसे आप आई के माध्यम से डिनोट करते हैं। और जब आप व्यय विधि के माध्यम से गणनाएं करते हैं यानी एक्सपेंडिचर विधि के माध्यम से, एक्सपेंडिचर मेथड के माध्यम से गणनाएं करते हैं तो जीडीई, जीएनई और एनएनई आपको मिलता है। राष्ट्रीय आय के लेखांकन या नेशनल इनकम के अकाउंटिंग की अवधारणा जो है ये सबसे पहले अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स के द्वारा प्रदान की गई थी। तो साइमन कुजनेट्स को हम राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जनक कहते हैं। नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय C+I+G+X-M के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं। यानी राष्ट्रीय आय बराबर, जहां पर कि C टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कुल उपभोग व्यय, I
कुल निवेश व्यय टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या कुल निवेश व्यय होता है, और जी टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या कुल सरकारी व्यय होता है, और एक्स एक्सपोर्ट और यानी कि निर्यात, और एम इंपोर्ट यानी कि आयात होता है। इस राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कैन बी मेजर्ड बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम एक्सेट्रा। इसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय द्वारा मापा जा सकता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के द्वारा भी इसका मापन किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना के समय हम लोग जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा, जिस कॉन्सेप्ट को का कैलकुलेशन सबसे ज्यादा करते हैं वह होता है हमारा सकल घरेलू उत्पाद, जिसे कि आप जीडीपी कहते हैं। इस जीडीपी के कैलकुलेशन के माध्यम से ही हम बाकी सारी चीज़ों को भी निकाल देते हैं, बाकी सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा जीडीपी है, ये किसी निर्धारित वित्तीय वर्ष में किसी देश के घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को कहते हैं। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। वेरियस नेशनल इनकम एग्रीगेट्स आर एस्टिमेटेड देयर ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड ऑफ मार्केट प्राइस। यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि एक और स्पेशल क्लास रखेंगे जिसमें कि हम सारे पैरामीटर्स के बीच रिलेशन और जीडीपी की पूरी डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन रखेंगे। यहाँ पर हम फैक्टर कॉस्ट की बात कर ले। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर रेंट ऑफ लैंड, interest of capital wages from consumption of employees for labor and profit for the enterprises। फैक्टर लागत उत्पादन के कारकों की लागत, भूमि का किराया, पूंजी का ब्याज, श्रम के लिए कर्मचारियों के मुआवजे के लिए पूंजी, मजदूरी, ब्याज, उद्यमशीलता के लिए लाभ को संदर्भित करता है। यानी जो उत्पादन के चार साधन होते हैं हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इनको उत्पादन में जो हिस्सा मिलता है उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। अब प्रश्न यहाँ उठ जाता है कि इन चारों का जो भी टोटल होता है, क्या प्रोडक्ट मार्केट में उसी रेट पर बिकता है? तो इसका आंसर आ जाता है कि नहीं, प्रोडक्ट उसी रेट पर नहीं बिकता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में अंतर पैदा कर देते हैं। सो व्हाट इज मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस इज द प्राइस दैट कंज्यूमर्स एक्चुअली पे। इट इंक्लूड्स द component of indirect taxes of subsidies according to when indirect taxes are deducted and subsidies are added to the market price, we get the value of national income at factor cost। बाजार मूल्य वह कीमत है जो ग्राहक वास्तव में चुकाते हैं, इसमें अप्रत्यक्ष करों और सब्सिडी के घटक शामिल होते हैं। तदनुसार जब हम अप्रत्यक्ष करों में कटौती करते हैं और बाजार मूल्य पर सब्सिडीज या उपधाराएं जोड़ी जाती हैं तो हमें कारक लागत पर राष्ट्रीय आय मिल जाती है। सो MP इक्वल्स टू यानी कि मार्केट प्राइस इक्वल्स टू FC यानी कि फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। बेसिकली हमारे जो कैलकुलेशंस होते हैं वो मार्केट प्राइसेस पर होते हैं, तो मार्केट प्राइसेस से हम लोग फैक्टर कॉस्ट यानी कि FC निकालते हैं। तो MP इक्वल्स टू FC इक्वल्स टू MP यानी कि मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। अब जीडीपी क्या है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री। जीडीपी की जब भी हम बात करेंगे, यानी जब भी बीच में हमारा डी या घरेलू शब्द लगा होगा, तो घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित
सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम जीडीपी के रूप में सम्मिलित करते हैं। अब क्वेश्चन उठ जाता है ये घरेलू सीमा हम क्या है, तो घरेलू सीमा के अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आती है भौगोलिक सीमा, समुद्री सीमा सहित दूसरी चीज आती है देश के निवासियों द्वारा, यहां पर हमने नागरिकों की बात नहीं की है, निवासियों की बात की है, ठीक है। दो या दो से अधिक देशों के मध्य चलाए जाने वाले जलयान या वायुयान। तीसरी चीज जो इस घरेलू सीमा के भीतर आती है वो आती है तैरते हुए प्लेटफॉर्म, मछली पकड़ने की नौकाएं, समुद्री केबल, आदि जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में उत्पादन का कार्य करते हैं। और देश के निवासियों के द्वारा चलाए जाते हैं। और चौथी चीज जो आती है वो है विदेशी दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास, और सैनिक प्रतिष्ठान। तो इन सभी क्षेत्रों की होने वाली आय और व्यय हमारी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जोड़ी जाती है। तो जीडीपी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित, किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को योग को कहा जाता है। यहाँ पर जीडीपी को C+I+G+NX के रूप में भी हम डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर C कंजम्पशन है, I इन्वेस्टमेंट है, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और NX जो है ये नेट एक्सपोर्ट होता है। इसे आप फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों पर निकालते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? It is the market value of all final goods and services produced within the country, या देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। नॉमिनल जीडीपी के साथ ही एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है रियल जीडीपी, जिसे आप वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं।
यह क्या है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट इकोनॉमी एडजस्टेड फॉर द प्राइस चेंज। यह मूल्य परिवर्तन के लिए समायोजित आउटपुट अर्थव्यवस्था के मूल्य का माप है। तो ये रियल जीडीपी क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई कंट्री है एक्स, ये कंट्री एक वस्तु वाई का उत्पादन करती है, ठीक है, प्रोडक्ट वाई, और यहाँ पर केवल और केवल प्रोडक्ट वाई का ही उत्पादन होता है। इस प्रोडक्ट का वर्ष में कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, उसका मूल्य और कुल उत्पादन और उसके मूल्य की हम गणना कर देंगे तो हमें नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी प्राप्त हो जाएगी। क्यों? किसी अर्थव्यवस्था के कुल मौद्रिक मूल्य को जो है उत्पादित समस्त वस्तुओं के कुल मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी कह रहे थे। तो मान लीजिए वर्ष 2018-19 में 10 कुंतल प्रोडक्ट वाई का उत्पादन हुआ, जिसका की मूल्य 100 रुपये प्रति क्विंटल था, पर क्विंटल था। तो वर्ष 2018-19 के अनुसार इस अर्थव्यवस्था की जो टोटल जीडीपी होगी, कुल उत्पादन गुणे कुल मूल्य, यानी 1000 उस देश की अर्थव्यवस्था, उस देश की मुद्रा के रूप में 1000 होगी। अब वर्ष 2019-20 की बात कर लें तो किन्हीं कारणवश वर्ष 2019-20 में उत्पादन जो है 10 क्विंटल ही हुआ, लेकिन कीमतें बढ़ के 110 रुपये पर क्विंटल हो गई। तब अब वर्ष 2019-20 के हम जब जीडीपी की गणना करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1000 रुपये, 1100 रुपये। हमारा टोटल जीडीपी आ जाएगा। यहीं वर्ष 2021-22 की बात कर लें, वर्ष 2020-21 की बात कर लें तो वर्ष 2020-21 में उत्पादन हमारा बढ़ के 11 क्विंटल हो गया और काम घट के 100 क्विंटल हो गया, 100 यूनिट पर क्विंटल हो गया। तो हमारा जो जीडीपी है वो पुनः 1100 रुपये ही दिखाई पड़ेगा। तो पहली स्थिति में हम क्या देखते हैं? पहली स्थिति में हम देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में 10% की, यानी 100 से 1000 से लेकर के 1100 हमारी जीडीपी हो गई है, यानी कि 10% की वृद्धि हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन यदि हम उत्पादन के स्तर पर देखें तो यहाँ पर कोई भी वृद्धि या कोई भी ग्रोथ नहीं है। तो इसी को, यानी कि अब हम कहेंगे कि तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वास्तविक रूप से ग्रोथ नहीं है। वहीं जब 19-20 से 20-21 की तुलना करेंगे तो हमें 0% की ग्रोथ, 0% की वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन जब उत्पादन के संदर्भ में हम देखेंगे तो हमें 10% की वृद्धि देखने को मिलेगी। तो जब हम मॉनेटरी वैल्यू के आधार पर, मतलब तात्कालिक कीमतों के आधार पर अपनी जीडीपी की गणना करते हैं तो इट इज नॉमिनल जीडीपी। और जब हम इसी जीडीपी का अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए या घटते हुए मूल्य स्तर के सापेक्ष समायोजन कर देते हैं, एडजस्टमेंट कर देते हैं तो ये हमारी रियल जीडीपी या वास्तविक जीडीपी आ जाती है। ठीक है, इस समायोजन के कार्य को इंडेक्सेस के माध्यम से किया जाता है। तो आज की क्लास में जो है हम लोग इतना ही रखेंगे। इतने तक में जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप लोग कमेंट बॉक्स में
पूछ लीजिएगा, और उन डाउट्स को क्लियर करने के साथ हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस को शुरू करेंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे एवरीवन।